Yes, sir. Yes, sir. There is any fluctuation in my voice or it is clear? Clear, sir. जैसा कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था पहले, CR डिजाइन, RB डिजाइन, LS डिजाइन एंड FF डिजाइन. Is there any confusion in these 4 types of design under ANOVA? Yes, anybody? Is there any confusion? सर हम No, इसको sir. अभी SPSS पे करेंगे कि नहीं? हाँ, इसको करना है हमें SPSS पे आज. ठीक है। नहीं, सभी डिजाइन्स का मतलब समझ में आ रहा है सबको? हाँ, उसका मीनिंग क्लियर। हाँ, तो आप जरा बता दो हमको एक एक करके सभी लोग. सर, वन वे अनोवा जब हम कंपैरिजन करते हैं हाँ, ठीक. तो उसमें करते हैं, और अगर फिर इफेक्ट पता करना होता तो सिंगल लीनियर यूज करते हैं. कौन सा? क्या सर नाम है? जनरल, और जब इफेक्ट यूज करना होता है तो हम उसमें जनरल लीनियर मॉडल यूज करते हैं. हाँ, GLM बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? GLM. यस. हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म नाम है GLM. अच्छा, CR डिजाइन क्या होती है? कंप्लीटली रैंडोमाइज डिजाइन क्या होती है? हेलो. सर वन वे अनोवा ही होता है या फिर सिंगल फैक्टर? इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फॉर्मेट कैसा होगा? स्केल. सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉमिनल. डिपेंडेंट आपका स्केल. इंटरवल या रेशियो स्केल जिसको कहते हैं एसपीएसएस में. रैंडोमाइज ब्लॉक का मतलब क्या है? सर इसमें एक ब्लॉक फैक्टर होगा, जैसे मीडिएटिंग मॉडरेटर और हम देखते हैं उसी टाइप का एक ब्लॉक होगा, वो भी नॉमिनल होगा. वो भी नॉमिनल होगा. लैटिन स्क्वायर में क्या करेंगे? 2 ब्लॉक आ जाएंगे. यस सर. 2 ही आएंगे कि 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं? सर 2 ब्लॉक. केवल 2 ही ब्लॉक रहेंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? अच्छा, फुल फैक्टोरियल. तो फुल फैक्टोरियल में जहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 या 2 से ज्यादा होंगे. हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 से ज्यादा होंगे. अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट है तो कितने हाइपोथेसिस क्रिएट होती है? सर रिपीट करिए क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 डिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वी कैन फॉर्मुलेट कितनी? सर 2. 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट से नंबर ऑफ हाइपोथेसिस कितनी फॉर्मुलेट हो सकती है? सर 3 सर. 3. हाँ, 3 हो सकती है. और 3 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट से कितनी? सर रिपीट. 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट से नंबर ऑफ हाइपोथेसिस. सर 6. फिर से चेक करो. सर 7. 7. 7. कैसे बता दो जरा सागर सबको. सर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास और
हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो हम सर सिंगल सिंगल करके सबका देखेंगे रिलेशन इफेक्ट, हाँ ठीक है। तो ऐसे में सर हाँ हमारा 3 बनेंगी सर हमारी, ठीक है। हाँ ठीक। फिर ऐसे जो शुरू के 2 का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे 1 हो गया, फिर हाँ और फर्स्ट और थर्ड का इफेक्ट डिपेंडेंट पे फिर वो 1 हो गया, फिर सर हाँ सेकंड और थर्ड का इफेक्ट डिपेंडेंट पे वो तीसरा हो गया, फिर सर हाँ तीनों का इफेक्ट डिपेंडेंट पे फिर 1 हो गया, तो कुल हाँ मिला के वो जो हो गए 7। हाँ 7, टोटल 7 वेरिएबल होंगे, जिसमें डायरेक्ट जो केवल रिलेशन है उसको मेन इफेक्ट बोलते हैं, और जो कंबाइंड वेरिएबल का यूज करके अगर हमें इफेक्ट निकालना होता है तो उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? इंटरेक्शन क्या नाम? इंटरेक्शन इफेक्ट। हाँ, मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट। इसका मतलब थियरी आपको क्लियर है। अब मैं सीधे फाइल पे चलता हूं अपने। फाइल आपको दिख रही है? यस सर। यहाँ पे मैगजीन को नहीं होना चाहिए था पहले मॉडल के लिए, लेकिन मैगजीन हमने फाइल बना ली है। फर्स्ट केस को डिस्कस करने के लिए केवल 2 वेरिएबल चाहिए, एडी एंड रेटिंग। तो सबसे पहला डिजाइन के लिए कौन बताएगा? नीरजा। हाँ तो एनालाइज हाँ कंपेयर मीन हाँ 1 बनेगा। हाँ ठीक। डिपेंडेंट में कहाँ किसको करें? सर रेटिंग को डिपेंडेंट करेंगे हाँ और ऐड को फैक्टर में डालेंगे। ठीक, और यहाँ से ओके कर दिया। Yes, sir. अगर यहाँ पे अगर हमें कंट्रास्ट यूज करना है या पोस्ट हॉग यूज करना है तो हम TUKEY यूज करते हैं। ऑप्शन में हम यहाँ पे अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं मीन प्लॉट, तो यहाँ पे मीन प्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव अगर हमें चाहिए मीन मीडियन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो ये भी हम क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं। दिख रहा है? Yes, sir. तो डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब हो गया कि मीन कितना है प्रिंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, रेटिंग की सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आई है? 0.203। Yes, sir. इसका मतलब क्या है? हाइपोथेसिस इस केस में क्या थी? पहले केस में मतलब फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था हमारा, CR कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिजाइन जिसमें है, तो हाइपोथेसिस में क्या बनाया था आपने? प्रिंट, 3 तरह की मीडिया थी, प्रिंट, इंटरनेट, होर्डिंग, रेटिंग्स डिपेंडेंट था। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है? सर एक्सेप्ट हो रही है। हाँ, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रिंट, इंटरनेट एंड होर्डिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द रेटिंग गिवन बाय द कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, यहीं पे अगर हमने हाइपोथेसिस को थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया और हमने ऐसा बोला कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑन द रेटिंग गिवन बाय द रिस्पोंडेंट, तो क्या लगाएंगे? लीनियर मॉडल सर। हाँ, जनरल लीनियर मॉडल कैसे चलेगा? जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट। डिपेंडेंट में क्या करें? सर रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट। और एडवर्टीजमेंट को फिक्स्ड फैक्टर में। मैगजीन वाला जो है वो सेकंड नंबर का डिजाइन है, कौन सा? कंप्लीटली सेकंड नंबर का नाम क्या है सेकंड डिजाइन का? रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। हाँ, आरबी के केस में ये मैगजीन वाले को रैंडम में इंसर्ट करेंगे। अच्छा, प्लॉट्स में जाते हैं,
एडी को प्लॉट्स करना है तो हमें क्या करना है, एडी को हॉरिजेंटल एक्सिस में इंसर्ट करना है और यहाँ पे ऐड कराना। जब तक ऐड नहीं कराएंगे तब तक ये प्रिंट मीडिया इंटरनेट और होर्डिंग्स दिखेगा नहीं। यहां से हम ओके कर लेते हैं। पोस्ट हॉक अगर हम टेस्ट यूज करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आई है 0.203, यस सर। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है हम ये जानना चाहते हैं। सर इसमें तीनों का इफेक्ट दिखा रहा है। हाँ, तीनों को एक साथ जैसे कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे जनरल लिनियर मॉडल में, यस सर। केवल इफेक्ट पता चल रहा है। और एनोवा में क्या हो रहा था, सर कंपेयर हो रहा था। कंपेयर हो रहा था वहां पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोस्ट हॉक टेस्ट अगर हम यूज कर लें तो दोनों बातें हो जाती हैं यहाँ पे। पोस्ट हॉक टेस्ट हमें क्या बताता है कि अलग अलग प्रिंट का इंटरनेट के साथ क्या रिलेशन है, प्रिंट का होर्डिंग्स के साथ क्या, इंटरनेट का प्रिंट के साथ, इंटरनेट का होर्डिंग्स के साथ, होर्डिंग्स का प्रिंट के साथ, होर्डिंग्स का इंटरनेट के साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंस वैल्यू आप देख रहे हो। यस सर। अच्छा, कुछ वैल्यू रिपीटेड है, 0.187 दो बार आया है, 0.452 भी दो बार आया है, 813 दो बार आया है, ऐसा क्यों। सर इसमें मल्टीपल कंपैरिजंस रह गए हैं। ऊपर जैसे प्रिंट का इंटरनेट से किया गया है तो 0.187 आया है। सेकंड वाले कॉलम में देखेंगे तो इंटरनेट का प्रिंट से करा है, बात सेम ही, इसलिए 1.187 बार बार आया। ऐसे ही सारी वैल्यू रिपीट हुई। तो हमें सिर्फ 3 रो की जरूरत है। कौन सी, 0.187, 0.452, 0.187। उसके बाद वैल्यूज रिपीट हैं। 0.813। हाँ, 0.813, ये 4 वैल्यूज जो हैं हमारी, ये हमारी काम की है। बाकी दो लास्ट वाली जो वैल्यू है वो हमारी जरूरत की नहीं, क्योंकि वो रिपीट हो रही है। तो सर 0.187 थर्ड नंबर वाला भी तो रिपीट हो रहा है। कौन सा, थर्ड नंबर भी रिपीट हो रहा है ना सर। नहीं तो ये वाला हम इस यूज नहीं करेंगे, हम केवल फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ रोज को कंसीडर करेंगे। फर्स्ट रोज, सेकेंड रो एंड फोर्थ रो, थर्ड रो को नहीं कंसीडर करेंगे। ओके सर। क्योंकि जो थर्ड रो है वो इंटरनेट एंड प्रिंट को कंपेयर कर रहा है, और फर्स्ट रो में क्या है, प्रिंट एंड इंटरनेट को कंपेयर कर रहा है। बात तो एक ही है। तो यहाँ पे आप कितनी हाइपोथेसिस बना सकते हो, यहाँ पे 1 2 3, 3 हाइपोथेसिस यहाँ क्रिएट हो सकती है। कैसे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड इंटरनेट, एक हाइपोथेसिस ये हो गई विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पोंडेंट रीडिंग। दूसरी हाइपोथेसिस क्या बन गई, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड होर्डिंग्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पोंडेंट रीडिंग। तीसरी वाली कौन सी बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट, हाँ बताओ तीसरी वाली कौन सी बनेगी। Sir, there हाँ, is no effect of internet and hoardings with respect to respondents rating. हाँ, इंटरनेट एंड होर्डिंग्स, ये तीसरी हाइपोथेसिस बन जाएगी। तो यहाँ पे टोटल कितनी हाइपोथेसिस बनी जनरल लीनियर मॉडल में, एक तो टॉप वाली पहले हो गई, ये वाली एडी, ये डायरेक्ट जो इफेक्ट हमारा दिख रहा है एडी का रिस्पोंडेंट रेटिंग पे, एक हाइपोथेसिस ये हो गई जो कंबाइंड बता रहे हैं। और 3 नीचे हो गई। ये नीचे हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 4। 4। और हमने क्वेश्चन कितने पूछे थे क्वेश्चन में, 2 ही क्वेश्चन पूछे थे।
हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ के कितनी हाइपोथेसिस बन सकती है जनरल लीनियर मॉडल से? 4। मेरी बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चनर डिजाइनिंग का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चनर डिजाइनिंग बहुत लेंदी टास्क नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन ये समझ नहीं होता है कि कौन सा स्केल किस टेस्ट के लिए अप्लाई होता है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चनर डिजाइन में। अब वो ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा है कि नहीं, वो हाइपोथेसिस हमें निकालनी है कि नहीं, इसलिए क्वेश्चनर बनाते समय बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें किस वेरिएबल पे काम करना है। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे। सर इसमें जो कनेक्टेड मॉडल और इंटरसेप्ट वगैरह लिखा हुआ था, इसका क्या मीनिंग था? इसका मीनिंग हम अगली क्लासेस में अभी बताएंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना चाहते अभी हम आपको। ठीक है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्या कौन सा डिजाइन था? आरबी डिजाइन, जिसमें मैगजीन का रोल करना है हमें। तो मैगजीन के रोल के लिए हम एनोवा यूज कर सकते हैं कि हमें जनरल लीनियर मॉडल यूज करना पड़ेगा? मतलब रैंडोमाइज ब्लॉक डिजाइन के लिए हम एनोवा यूज कर सकते हैं कि जनरल लीनियर मॉडल यूज करते हैं अगर ब्लॉक है हमारे पास तो जनरलाइज लीनियर मॉडल यूज करेंगे। जनरलाइज्ड नहीं। तो सॉरी, हाँ, ऊपर नीचे था इसलिए। ऊपर नीचे ठीक है। कहाँ? अच्छा, जनरलाइज्ड, अच्छा नीचे वाला आपने पढ़ लिया। हाँ जनरल लीनियर मॉडल यूनिवेरिएट। जी। अच्छा, मैगजीन को हम कहाँ कर दें? रैंडम। रैंडम क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि सर यही हमने ऐड किया है इसमें। अच्छा, 2 क्वेश्चन हमने पूछे थे अभी तक एडवर्टीजमेंट कैंपेन, जो 3 टाइप के थे, और रिस्पोंडेंट रेटिंग था, वो कितने स्केल में था? 1 to 10 स्केल में था। और मैगजीन हमारा कैसा है? मैगजीन हमने जो ली है 6 टाइप की मैगजीन ली है। कौन कौन सी? सर इंडिया टुडे, बिजनेस हाँ, वर्ल्ड, वर्ल्ड, आउट, फेमिना, ब्लू, कॉस्मोपॉलिटन, वो वो। ये 6 टाइप्स की मैगजीन में भी हम ऐड डाल रहे हैं और रिस्पोंडेंट को दिखा रहे हैं और उनको रेट करने के लिए बोल रहे हैं कि अब बताओ आप एडवर्टीजमेंट मेरा कैसा लगा आपको? क्लियर हो रहा? और इसकी डेटा एंट्री कैसे किया हमने? जैसे पहले 5 रिस्पोंडेंट को दिखाया है तो उसकी एंट्री करा ली, फिर दूसरे 5 को दिखाया, फिर उसकी एंट्री करा ली कि आप कौन सी मैगजीन को आपने देखा था जिसको आपने रेट किया है। क्लियर? तो 6 टाइप की मैगजीन हो गई। ये हमने ऐसे जनरल लिख दिया है, लेकिन इस तरह से नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने 1 1 1 1 1 क्या ऐसा होता है कहीं? रिस्पोंडेंट ऐसे होते हैं कि पहले 1 के बाद 3 भी आ सकता है, 3 के बाद 2, 1 2, ऐसे होना चाहिए ना? जैसे कितने कितने रिस्पोंडेंट है? 18 रिस्पोंडेंट है। 18 रिस्पोंडेंट में जैसे हमने लिखा है 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3, ऐसा होता है रियल लाइफ में कि नहीं? जैसे जब हम क्वेश्चनर भराते हैं तो क्या पहले प्रिंट वाले भराएंगे, फिर इंटरनेट वाले भराएंगे, फिर होर्डिंग वाले भराएंगे, ऐसा होता है? नो सर। वो तो पहला रिस्पोंडेंट ने कुछ भी डाल दिया। पहले हो सकता था 3 नंबर आ सकता था यहाँ पे, 2 नंबर पे क्या आ सकता था? कुछ भी, 1 2 कुछ भी आ सकता था। मतलब टोटल हमारे पास 18 रिस्पोंडेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने एंट्री की है वो वो हमने सही है। समझाने के लिए 1 1 कर दिया, 2 2 कर दिया, 3 3, जबकि ऐसा होता नहीं है। कैसी हमारी क्वेश्चनर, जैसे क्वेश्चनर, आपको क्वेश्चनर देखो, क्वेश्चनर में आपके पास 2 क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन, तो उसकी कैसे रिस्पोंडेंट भरेगा? 3 क्वेश्चन उसके सामने है केवल, एडी, रेटिंग एंड मैगजीन का, तो कैसा भरेगा, कैसे टिक करेगा? एडी क्वेश्चन के लिए वो 1 2 3 में से किसी पे टिक कर सकता है, पहला रिस्पोंडेंट। दूसरा रिस्पोंडेंट 1 2 3 में से किसी पे टिक कर सकता है। रेटिंग में 1 to 10 के बीच में वो रेट करना। मैगजीन में
वो हो सकता था 6 नंबर वाला पहले आ सकता था, 5 वाला उसके बाद आ जाए। तो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये डेटा हमने केवल अपने से बना के लिखा है, ये रियल डेटा नहीं है। यस सर। रियल डेटा कैसा होगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये कंसेप्ट? यस सर, 1 की जगह 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 2 1 3 4 मतलब हाँ, ऐसा 1 ऐसा एंट्री होता है। जैसे क्वेश्चनर आप देखो ना, ये 4 साइज पे प्रिंट करा के, या आपने गूगल फॉर्म अगर बनाया है ये 3 क्वेश्चन का, तो अपने आप रैंडम एंट्री आएगी हमारे पास। यहाँ तो हमने 1 to 6 लिख दिया, 1 to 6 लिख दिया, 1 to 6 ले समझने के लिए केवल, बस। क्लियर? तो ये डेटा एंट्री वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब टोटल आपके पास कितनी सीट है क्वेश्चनर, आपने अगर फोटोकॉपी कराई है तो कितनी पेजेस फोटोकॉपी आपके पास है 3 क्वेश्चन की? 18। 18। और पहले क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है? तो 2। पहले क्वेश्चन पहले में तो 2, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है। कौन कौन से? प्रिंट, इंटरनेट होर्डिंग। इंटरनेट एंड होर्डिंग। और दूसरे क्वेश्चन में रेटिंग में कितने ऑप्शन है? तो ये तो स्केल पे है। 1 to 10 स्केल है, इसमें तो कुछ ग्रुपिंग कर ही नहीं सकते। मैगजीन में क्या है? तो ये 6 है। 6 टाइप की मैगजीन है, 3 टाइप की मैगजीन हो सकती थी, 4 टाइप्स की मैगजीन हो सकती थी। क्लियर? यस। अब आते हैं जनरल लीनियर मॉडल। बताओ, यूनिवेरिएट मैगजीन को हमने रैंडम में कर दिया, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल में एस नहीं लगा है, फिक्स्ड फैक्टर में एस लगा है, रैंडम फैक्टर्स में एस लगा है। क्या मतलब? सर एक से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, फिक्स्ड फैक्टर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, रैंडम फैक्टर्स भी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सर हाइपोथेसिस बढ़ जाएगी। हाँ, हाइपोथेसिस तो बढ़ जाएगी, लेकिन डिजाइन का नाम क्या हो जाएगा? लैटिन स्क्वायर डिजाइन। हाँ, लैटिन स्क्वायर डिजाइन उसका नाम बदल जाएगा। तो दो दो ही रख सकते हैं, एस यहाँ लगा हुआ है, कि 2 से ज्यादा भी रख सकते हैं? एस का क्या मतलब होता है? सर एक से ज्यादा तो हो सकता है। हाँ, तो वहां 2 या 3 भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ाएंगे रैंडम फैक्टर्स को, हमें एग्जैक्ट हमें मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कंक्लूजन ड्रा करने में। अगर ज्यादा इंटरेक्शन इफेक्ट हम करेंगे तो किस वेरिएबल का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है ये नहीं पता चल पाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड रैंडम फैक्टर्स में अगर हम ज्यादा वेरिएबल रख लेंगे यस सर। तो क्या हमें कंबाइंड में सबका एक पता चल पाएगा, उसमें क्या एक एक का क्या है? मतलब मेन इफेक्ट में तो हमें क्लियर कट पता चलता है, लेकिन इंटरेक्शन इफेक्ट में हमें कंबाइंड इफेक्ट तो पता चल सकता है, बट सिंगल इफेक्ट नहीं पता चलेगा। 3 अगर रैंडम अगर हमने डाल दिया तो तीनों का कंबाइंड तो पता चल सकता है, लेकिन हम सिंगल वेरिएबल का इफेक्ट नहीं जान सकते। ओके सर। तो जितना कम से कम वेरिएबल को रखेंगे उतना अच्छा होता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा भी नहीं रखना होता है, बहुत कम भी नहीं रखना होता है। हमारा पर्पस क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिफाइन होना चाहिए इससे। क्लियर? अच्छा, प्लॉट्स में चलते हैं। हमारे पास 2 यहाँ पे फैक्टर्स हैं, एडी को भी हम प्लॉट करेंगे और मैगजीन को भी प्लॉट करेंगे। क्लियर? यस। ओके कर देते हैं। पोस्ट हॉक टेस्ट का यूज कर सकते हैं चाहे तो हम मल्टीपल कंपैरिजन के लिए, और ओके क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखो मैगजीन का ग्राफ बन गया।
आपके पास दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, कौन कौन से? एडवर्टीजमेंट कैंपेन एंड मैगजीन कैसा था? ब्लॉक वेरिएबल था। और यहां पे आपको दिख रहा है एडी का इफेक्ट एंड मैगजीन का इफेक्ट। क्या दिख रहा है? एडी का इफेक्ट क्या दिख रहा है? 0.005। और मैगजीन का क्या दिख रहा है? 0.00000। तो क्या मतलब है दोनों का, दोनों सिग्निफिकेंस वैल्यू का? शालिनी। यस सर। हाँ, सभी को बोलना है, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर क्वेश्चन रिपीट करिए। इसका मतलब सो रही थी। नहीं सर, फिर से भूल गए। नहीं, ये ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम पूछे हैं कि हमें पता है कि समझ में जिसको नहीं आता वो फिर शांत हो जाएगा। एडी का इफेक्ट हमें रिस्पोंडेंट रेडी पे चेक करना है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0.005। यस सर। तो क्या हम कंक्लूजन ड्रा करें कि एडी का इफेक्ट है कि नहीं है? सर जो है 0.005 नहीं है। हाँ, मतलब हाइपोथेसिस हमारी क्या बनी थी इसके लिए? देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ एडी हाँ, एडी ऑन। ऑन रिस्पोंडेंट। हाँ, तो इसको क्या करें? एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें? पॉइंट सिर्फ जीरो जीरो रिजेक्ट। फाइव हाँ, तो रिजेक्ट करने पे क्या कंक्लूजन होगा फिर एडी को लेकर, रिस्पोंडेंट रेटिंग को लेकर? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडी ऑन रिस्पोंडेंट रेटिंग को रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट करने का क्या मतलब निकलेगा? सर कोई जो है इफेक्ट नहीं है रिस्पोंडेंट पे। नहीं, हाइपोथेसिस हमने क्या बनाई? हाइपोथेसिस आपने लिखा है क्या? एडी और मैगजीन का हाइपोथेसिस लिखा है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडी ऑन रिस्पोंडेंट रेटिंग, ये हाइपोथेसिस हमारी एक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। यस तो रिजेक्ट करने का क्या मतलब होगा? अगर हाइपोथेसिस हमारी जो बनी है उसको रिजेक्ट करना है हमें। सर 0.005 से अगर कम होता है तो रिजेक्ट हो जाता है, ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है? सर रिजेक्ट हो रहा है। तो रिजेक्ट हो रहा है, तो हाइपोथेसिस का जो बनाया था हमने नल, उसका उल्टा बोलना है ना कंक्लूजन में। सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छा, आप कंफ्यूज हो रही हूँ। एक मिनट, जरा पेन और पेपर से आपने हाइपोथेसिस लिखो। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडी ऑन रिस्पोंडेंट रेटिंग। ये देखो, इस स्क्रीन पे लिखा हुआ हाइपोथेसिस है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑन द मीन रेटिंग गिवन बाय द रिस्पोंडेंट, ये हाइपोथेसिस है। एडवर्टीजमेंट कैंपेन को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में? एडी। और मैगजीन हमारा ब्लॉक है। दूसरा वेरिएबल क्या बनाया? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ब्लॉक वेरिएबल मैगजीन ऑन द मीन रेटिंग गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। हाइपोथेसिस क्लियर है नहीं कि नहीं?
यस सर। अब इसी दोनों हाइपोथेसिस को वहां हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो एडी वाले रो से हमें क्या पता चला, 0.005 है हमारी वैल्यू। कितनी है? तो क्या, 0.005। हाँ, तो 0.005 का क्या मतलब है? हाँ, 0.005 का क्या मतलब है ये वाला? सर इसका मतलब यही है कि एडी का इफेक्ट नहीं है जो है एडवर्टाइजमेंट पे, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे। एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट रिस्पोंडेंट रेटिंग पे नहीं है, ये बोले? यस सर। एनीबडी एल्स कैन एक्सप्लेन? तो इफेक्ट है, एड कैंपेन का इफेक्ट है। एडी का इफेक्ट है रिस्पोंडेंट रेटिंग पे, ये आंसर है। क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है। यहाँ भी रिजेक्ट हो रही है, यहाँ भी रिजेक्ट, दोनों जगह रिजेक्ट हो रही है, यहाँ भी रिजेक्ट हो रही है और यहाँ भी रिजेक्ट हो रही है। दोनों जगह रिजेक्ट हो रही है। तो दोनों जो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, क्यों? क्योंकि 0.05 से कम है। ये वैल्यू कितनी है? 0.005 किससे कम है? 0.05 से कम ये भी है, 0.05 से कम ये भी है। यस सर। और हमारी हाइपोथेसिस क्या बनी थी? हाइपोथेसिस कि इनका कोई लिखा इफेक्ट है? नहीं है। हाँ, देयर इज नो इफेक्ट, ये हमने बनाया था ना, दो हाइपोथेसिस, यस सर। एक एडी को लेके बनाया था। तो इसको रिजेक्ट करना, इस हाइपोथेसिस को नहीं मानना है। यस सर। तो नहीं मानना है तो क्या मतलब है? इसको नहीं मानना है, ये जो लिखा है इसको मत मानो आप। तो इसका नो की जगह अ हो जाएगा, देयर इज अ इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ऑन द हाँ, मीन रेटिंग गिवन बाय रेस्पोंडेंट। रिजेक्ट करने का मतलब होता है इसको ना मानना। तो ना मानना मतलब कान को उल्टे तरीके से पकड़ा जाना। यस। इसीलिए कंफ्यूज होते हैं लोग कि यहाँ नो वर्ड जो आ गया है ना, वो कंफ्यूज करता है। इस हाइपोथेसिस को, अच्छा सपोज करो इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता तो क्या मतलब निकलता? तो फिर आपकी एड कैंपेन और मैगजीन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है रेटिंग पे हाँ, रिस्पोंडेंट की। देयर इज नो इफेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए आप इस बात को। तो मान लेना मतलब ठीक है भाई, जो लिखा है उसी को मान लेते हैं, और जो लिखा है उसको ना मानना, रिजेक्ट कर देना, उसका क्या मतलब? मतलब कि आप एड एड कैंपेन और मैगजीन का इफेक्ट पड़ रहा है रिस्पोंडेंट पे, हाँ, रिस्पोंडेंट की रेटिंग पे। हाँ, इसका भी, ब्लॉक मैगजीन का भी इफेक्ट पड़ रहा है रिस्पोंडेंट रेटिंग पे, और एडवर्टीजमेंट कैंपेन का भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी है? 0.05 से कम है। हाँ, 0.05 से कम है दोनों वैल्यू। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे इंटरेक्शन इफेक्ट अभी हमें दिख नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रही है इंटरेक्शन क्वेश्चन था है? सर, नहीं दिखी सर। इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो हमने डेटा लिया था वो हमने मैनुअली डिजाइन कर लिया था, रियल लाइफ डेटा नहीं था वो। अच्छा, हाँ, तो अगर सही तरीके से अगर हम एंट्री करते तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आती। अच्छा, तो ये इंटरेक्शन, ये हाइपोथेसिस बनती दोनों को मिला के। ठीक सर। ठीक है, तो ये सर एक क्वेश्चन था सर मुझसे मेरा। हाँ, सर ये जो सेकंड हाइपोथेसिस है मैगजीन वाली, देयर इज अ नो हाँ, इफेक्ट ऑफ ब्लॉक वेरिएबल मैगजीन ऑन द रेटिंग गिवन बाय रिस्पोंडेंट फॉर एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सर इसका मतलब क्या है एक्चुअल में? ये ब्लॉक वेरिएबल क्या रोल प्ले कर रहा है अगर हम इसको एक देखा मिनट, जाए? हाइपोथेसिस को फिर से पढ़ो। हम्म, There is no no effect of effect of block variable block variable magazine on the mean the rating mean given by rating the given by respondent for respondent। the advertisement campaign। ठीक, ठीक, हाँ, तीन तरह के एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा है किसी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है सर। आपके 1 2 प्रोडक्ट 3 को तीन जगह ऐड चल रहा है, कहाँ कहाँ? प्रिंट,
एक प्रिंट हाँ में है, एक होर्डिंग है हाँ और एक इंटरनेट है। हाँ। अब हमने क्या किया कि एडवर्टाइजिंग मेरा बजट थोड़ा बढ़ा, मार्केटिंग ठीक थोड़ा है, सा हमारे पास रेवेन्यू बढ़ा, तो ठीक हमने है। क्या किया कि मैगजीन वाले को बुलाया, और मैगजीन वाले को 6 मैगजीन वालों को बुलाया अपने ऑफिस में, हाँ, और 6 के मैगजीन में हमने उस प्रोडक्ट का ऐड डाल दिया, ठीक ठीक ठीक, ओके सर, और फिर रिस्पोंडेंट से फिर रिसर्च करा के पूछा ओके। कि अब बताओ आपको पसंद आया कि नहीं मेरा प्रोडक्ट। सर हमने सब रिस्पोंडेंट को हमने ये प्रिंट, इंटरनेट और होर्डिंग और साथ साथ मैगजीन भी शो करी ना उसको, तीन चार हाँ ऑप्शन दिए। हाँ, उसके बारे में भी पूछा अच्छा अच्छा, ठीक। कि जैसे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, एक तो ऐड वाला क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन, हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैगजीन वाला था, तीसरा क्वेश्चन रेटिंग वाला था, 3 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उससे। ठीक ठीक, मैगजीन नहीं होने पे हमारा ब्लॉग का मैटर नहीं आएगा। अच्छा ठीक सर, जैसे ओके। इसको, जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आती है ना, हम्म, तो एक हाइपोथेटिकल फिल्म जैसे होती है फिल्म, हाँ, एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है, कोई फिल्म बनाता है तो नरेट करता है ना एक्टर या एक्ट्रेस को कि ये सीन है। राइट राइट, तो यहाँ दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट के साथ, किसी भी स्टूडेंट को समझने में, वो सीन नहीं क्रिएट कर पाते हैं बच्चे। हाँ सर, हम लोग को समझ में इसलिए अच्छी तरीके से आ जाता है कि हम वो सीन क्रिएट कर देते हैं, मतलब वर्चुअल एकदम इमेज देख लेते हैं इसको पूरा। जैसे राइट ये सर। जो स्टेटमेंट लिखा है, इसका हम एक सीन देख रहे हैं अपने आंख के सामने अभी। क्या देख रहे हैं अभी? जो हमने कहानी बताई, क्या कहानी बताई अभी आपके सामने? हमने क्या बताया? कहानी कहानी सुनाओ फिर से। सर एक हमने एड कैंपेन चलाया प्रिंट में, इंटरनेट में और होर्डिंग में। आप क्या हो? आप क्या हो? आप पहले अपना डेजिग्नेशन डिसाइड करो, क्या हो आप? सर मैं मैनेजर हूँ सर, हाँ, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हो। मैनेजर। कौन सा मैनेजर हो? किस तरह के मैनेजर हो? एडवर्टाइजमेंट मैनेजर। एडवर्टाइजमेंट मैनेजर। आप बताओ। ठीक है सर, मैंने एक कैंपेन चलाया, एक प्रिंट पे हाँ चलाया, एक इंटरनेट पे चलाया और एक होर्डिंग पे चलाया। हाँ। ठीक है, इसकी फिर मैं शालिनी, रेटिंग अगर लेना चाहूँ तो पहले। शालिनी, शालिनी सुन रही यस हो? सर, यस सर, यस सर। सुनाई दे रहा है क्या जैसे ये बोल रहा है, जिस तरह से बोल रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है, आगे कंटिन्यू। सर मैंने तीन तीन चलाए, प्रिंट, इंटरनेट और होर्डिंग। हाँ इनका पहले अगर एक काम ये भी कर सकते हैं कि इनको चलाने के बाद हम फिर अपने रिस्पोंडेंट से रेटिंग ले सकते हैं, हाँ, ये तो भी एक वो कर सकते वो हैं। और पहला वाला डिजाइन हो वो जाएगा। पहला वाला डिजाइन होगा, ठीक है। हाँ फिर अब क्या हाँ करा कि थोड़ा बजट मेरा बढ़ गया, मतलब हाँ। जो अब अपर लेवल वो था मैनेजर से, वहां से फंड ज्यादा आ गया और अब हमने स्टार्ट कर दी मैगजीन में भी अपना एडवर्टाइजमेंट। हाँ हाँ। अब एडवर्टाइजमेंट मैगजीन का भी आ गया, तो अब हमने उनसे रिस्पोंडेंट से दोबारा रेटिंग ली, 1 to 10 इसकी स्केल पे। अब हम्म। अब हमें एक हाइपोथेसिस हमारी ये बन जाएगी कि जो हमने पहले जो चलाए थे प्रिंट, इंटरनेट, होर्डिंग के, उसका इफेक्ट, उसका उनका इफेक्ट देख ले रेटिंग पे कितना आ रहा है। और फिर हम जो हमने बाद में जो मैगजीन चलाई है ब्लॉक वेरिएबल जो हमने माना बाद में, एक हम इसका भी देख सकते हैं बाद में, ये सारी चीजें। कि ब्लॉक वेरिएबल आने से हमारा क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ा है, पहले क्या था और अब क्या है। हाँ, तो पहले जो था वो केवल अगर हम तीन मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे तो फर्क नहीं पड़ रहा था बहुत ज्यादा। जो पहला वाला जो हमारा था केस, जिसमें मैगजीन नहीं था, वहां सिग्निफिकेंस वैल्यू कितनी आई थी? 0.05, 0.05, नहीं, ये वाला 0.0005 थी। अच्छा, 0.203, 0.203। 0.8203, इसका मतलब तीन जो मीडिया जो चल रही थी उसका इफेक्ट नहीं था हमारे रेटिंग पे बहुत अच्छा। राइट। और जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया मैगजीन को, तो हमारा फर्क पड़ने लगा। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राफ से ये क्या पता चल रहा है? सर एक क्वेश्चन था हाँ सर, आपने बोला कि 203 आया पॉइंट हमारा पहले, हाँ। और आप सर जो दूसरी जो टेबल आई थी वो दिखाएंगे एक बार, जो हमने जो लास्ट में आउटपुट आया था। एक तो 2.203 था विदाउट मैगजीन। विदाउट मैगजीन सर, एक आउटपुट, एक जो आउटपुट टेबल लास्ट में आई थी सर, नहीं सर, जो जीनियर, जो हमने जो आरबी की जो टेबल लगाई दिखा दी थी लास्ट में, ब्लॉक वाली, रेंडमाइज ब्लॉक आउट, वाली। हाँ ब्लॉक, हाँ हाँ, रैंडमाइज ब्लॉक वाली।
हाँ, रैंडमाइज ब्लॉक वाली ये है। ये है सर। यहाँ पर सर हमने एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर सर तो हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं एडवर्टीजमेंट का रेटिंग पर, तो यहाँ पर सर 0.05 है और वहाँ पर हाँ 0.203 है पिछली वाली हाँ, जो हम कर रहे थे अनोवा वाली। 0.203। सर ये हाँ, डिफरेंस क्यों सर? यही तो ब्लॉक का कमाल है। अच्छा। मतलब मीडिएशन हुआ किसका, मैगजीन का मीडिएशन हुआ, तो ठीक सर। रिस्पोंडेंट का बिहेवियर बदल गया। अच्छा 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 अच्छा, अब सिर्फ इफेक्ट अब हाँ ठीक सर, कंटिन्यू सर, आप कंटिन्यू करें। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि पहले जो लोग होर्डिंग्स वगैरह पे किसी एड को नहीं देखते थे, तो वो मैगजीन वगैरह में देख करके और फिर होर्डिंग्स पे भी ध्यान देने लगे। हाँ, होर्डिंग्स का भी होर्डिंग्स में पैसा लगाना अब सही है। जैसे किसी ने केवल 3 मीडिया में पैसा लगा के अगर वहीं बैठ गया होता, हम्म। तो उसको रेवेन्यू नहीं जनरेट होता उतना अच्छा। अच्छा, बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती क्या है? आपने कभी एडवर्टीजमेंट उनका देखा है, मार्केटिंग सिस्टम एडवर्टीजमेंट? हाँ सर, देखा है। हाँ सर किसी देखा। भी मीडिया, चाहे सोशल मीडिया को, कहीं से भी किसी को छोड़ते नहीं है। यस सर। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कॉपी ऐड कहीं से भी, उसको कॉपी ऐड में कहीं से भी किसी कस्टमर को अगर कॉपी ऐड में उसको दिखेगा, कहीं से भी लिंक करेगा किसी को भी, हम्म। तो उसको याद आ जाएगा। तो याद आ जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट आएगा, तो उसका इफेक्ट आएगा तो प्रोडक्ट परचेज करेगा, फिर वो लाइक करेगा, फिर उसको रेवेन्यू बढ़ेगा फिर उसका। सर एक क्वेश्चन था, अगर हमारे यहाँ पर 0.005 आ रहा है एडी का इफेक्ट हमारे क्या हाँ बोलते हैं रेटिंग्स पे, तो सर हमारी हाइपो, आपने बोला सर हाँ इसमें इफेक्ट है मैगजीन का, मीडिएटिंग इफेक्ट है हाँ मैगजीन का बताया था अभी, तो सर इसकी सर ये हाँ। हाइपोथेसिस ऐसे क्यों बन रही है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडी ऑन रिस्पोंडेंट रेटिंग, जब अगर इसमें इफेक्ट है मैगजीन का, तो सर ये ऐसे क्यों बन रही है हाइपोथेसिस फर्स्ट वाली? मैगजीन वाला। हाँ हाँ, मैगजीन वाला जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी, दो हाइपोथेसिस बनी सर यहाँ पर, देयर इज नो इफेक्ट हाँ ऑफ एडी ऑन रिस्पोंडेंट रेटिंग। हाँ, 2 हाइपोथेसिस हमने बनाई है यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, हाँ, ये 2 हाइपोथेसिस बनाई ये है। दो हाइपोथेसिस बनाई सर। फर्स्ट वाली हाइपोथेसिस में सर मैगजीन का जिक्र नहीं है सर, और इसका इफेक्ट है सर इसमें, अभी जो आपने बताया हमारा सर। जनरल लीनियर मॉडल होता है ना, हम्म। वो वन वे का भी काम करता है और उससे आगे भी जाता है। अच्छा। लेकिन वन वे जो हमारा जो पहला वाला जो हमारा जो डिजाइन था, कंप्लीटली रैंडोमाइज्ड डिजाइन, उसमें सिर्फ पहला वाला हाइपोथेसिस ही टेस्ट हो सकता है। अच्छा। जबकि जनरल लीनियर मॉडल में हम क्या कर सकते हैं, पहला और दूसरा दोनों कर सकते हैं। राइट। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर, समझ में आ रही है। केवल एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट अगर हमें चेक करना होता, हम्म अगर ब्लॉक का यूज नहीं कर रहे हैं हम, हम्म। तो एनोवा इज सफिशियंट। अच्छा। और अगर ब्लॉक का यूज कर रहे हैं तो फिर हमें जनरल लीनियर मॉडल में आना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। या इसी चीज को अगर हम मीडिएशन इफेक्ट के द्वारा एमओएस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ आइटम्स के फॉर्म में वेरिएबल्स हो, मतलब एक वेरिएबल्स के कई क्वेश्चंस हों। ओके सर, ओके सर। नहीं सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि हाँ। अगर अगर ये फर्स्ट हाइपोथेसिस में अगर 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 एडवर्टीजमेंट, अगर मैगजीन का इफेक्ट है, अगर इसमें नहीं, मतलब जैसा एडवर्टीज मैगजीन का इफेक्ट दिख रहा है। कहाँ मैगजीन का दिख, एडवर्टीजमेंट कैंपेन में तो हमें 3 ही टाइप थे। 3 टाइप थे, लेकिन सर जब हम अनोवा जब कंप्लीटली रैंडमाइज जब कर रहे थे, तब सर वहां पर हमारी जो हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल था वो 0.203 था, लेकिन हाँ जैसे ही मैगजीन आई ब्लॉक हाँ ब्लॉक वेरिएबल के रूप में, तो सेम ही हाइपोथेसिस है, वो हमारी हाइपोथेसिस अब 0.05 मतलब रिजेक्ट हो गई, हाँ। है ना? तो सर मतलब इफेक्ट है, मतलब कहीं ना कहीं जो हम जो फर्स्ट हाइपोथेसिस थी, मतलब उसके मैगजीन के आने के बाद। मैगजीन के आने के बाद ये कह सकते हैं कि पहली वाली हाइपोथेसिस भी एक प्रोमिनेंट हो गई। अच्छा, ठीक सर। अभी तक इसका मतलब नहीं था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैगजीन में जैसे इंट्रोड्यूस किया हमने अपना ऐड,
ठीक सर। तो पहला वाला भी इफेक्ट कस्टमर ने उसको रेट करना शुरू कर दिया हाई रेटिंग स्केल पे, मतलब 10 की तरफ रेट करना शुरू कर दिया। सर ये हमको सर लिखना पड़ेगा क्या? आंसर में जब हम इसको इंटरप्रिटेशन करेंगे। हाँ, लिखना पड़ेगा। ठीक सर, ओके सर। मतलब हमें दोनों बातें लिखनी पड़ेगी कि अगर पहले की कंडीशन क्या थी सर अगर हम और बाद की पहली वाली कंडीशन क्या। कंडीशन पे ही सर अगर हम पहली वाली हाँ, कंडीशन पे ही रोक दें, हाँ, तो फिर जनरल लीनियर हाँ, मॉडल में आने की जरूरत नहीं है फिर अगर हम बहुत ज्यादा। अगर मैगजीन पे वो नहीं दे तो सर हमारा ये क्या रिजल्ट यहीं पे रुक जाएगा कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब मैगजीन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, इसमें तो हम मैगजीन हाँ का जिक्र भी नहीं बात कर रहे हैं। बात नहीं करते सर। दिस हाइपोथेसिस इज सेम एज इन द सीआर डिजाइन, नो ब्लॉकिंग वेरिएबल इज यूज्ड। ये लाइन नहीं समझ में आ रही, लिखा हमने ब्रैकेट में। हाँ सर। दिस हाइपोथेसिस इज सेम एज इन द सीआर डिजाइन। यस सर। यहाँ ब्लॉक का यूज ही नहीं कर रहे। अगर ब्लॉक का यूज करेंगे तो हमें RB design is more powerful than CR because here we can test both the hypothesis as it is not possible in CR design. यस सर। अब क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे किसी भी टेस्ट को समझने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए? मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एक एक क्लास एनोवा की ले लिया तो हो गया, समझ में आ जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं है। यस सर बिल्कुल। और अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको अगर सारी बता दिया अगर टेबल में, कंफ्यूजन में तो आएगी सर। पूरा ऊपर से निकल जाएगा, भूल भी जाएगा। अभी इतना ही नहीं याद हो पाया आपको, मतलब इतनी ही चीजें नहीं क्लियर हो पा रही है। एकदम सिंपल, बहुत सिंपल सी बात ये बता रहे हैं हम। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम चलते हैं सीधे, LS को नहीं टेस्ट करेंगे, सीधे हम फुल फैक्टोरियल में जा रहे हैं। फुल फैक्टोरियल में क्या बनाया था हमने हाइपोथेसिस, किसी को याद है? हाँ, फुल फैक्टोरियल में हमने क्या एग्जांपल बनाया था? यस ज्योति। सर इसमें हमने जो सेल्स जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था उस पे हम इफेक्ट देख रहे थे प्राइस का और पैकेजिंग का, क्योंकि फुल फैक्टोरियल में हम दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हैं जिसका हम इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखते हैं। हाँ, दो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट से 3 हाइपोथेसिस दिख रही है, यस सर। और 3 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट से 7 हाइपोथेसिस दिख रही है। यस सर। ठीक, क्लियर? तो अब इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं फुल फैक्टोरियल से। तो हाइपोथेसिस इज क्लियर, there is no effect of price on sale, there is no effect of packaging on sale, there is no effect of price and packaging both on sales. क्लियर? जी। इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं फुल फैक्टोरियल से। पहले आउटपुट विंडो को क्लियर कर लेना चाहिए हमेशा, फिर हम जाते हैं फुल फैक्टोरियल में। फुल फैक्टोरियल में हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। पहला वेरिएबल क्या था? प्राइस। प्राइस। उसके कितने लेवल थे? 3। अच्छा, इसको लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी हमने वर्ड यूज किया है लेवल्स, क्या बोलते हैं? हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हमें क्या रखना होगा? ग्रुपिंग फॉर्मेट में लेना होगा आंसर। तो एक प्रोडक्ट 35 रुपीज का, 55 रुपीज, 90 रुपीज का है। यहाँ पे अगर वेट एक वेरिएबल अगर हम करते तो वहां ग्राम में लिखते। कलर हमारी पैकेजिंग की क्या है प्रोडक्ट की? 3 तरह की कलरिंग पैकेज की कलर है। सेल्स को हमने कोई ग्रुपिंग में नहीं किया है क्योंकि वो सेल्स की फिगर हमारे सामने है इस टाइप की। ठीक, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं?
हाँ शालिनी अब बताओ। सर यूनिवेरिएट पे जाएं। हाँ यूनिवेरिएट पे जाए। अब बताओ डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। सर डिपेंडेंट सेल्स है। हाँ ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट है सर प्राइस। प्राइस किस में करें, फिक्स्ड में भेजें कि रैंडम में करें। सर फिक्स में कर दीजिए। हाँ फिक्स्ड में। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिक्स्ड फैक्टर का नाम यहाँ पे स्पीसीज में जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख के नहीं आता है, तो यहाँ पे लिख के क्या आता है, फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं उसको। और पैकेजिंग को क्या क्या कर दें। सर पैकेजिंग को रैंडम में कर दीजिए। क्यों रैंडम में कर दें। सर ये कोई क्लियर तो है नहीं कि किस रेट की कौन सी पैकेजिंग होगी। नहीं दो हमें इंडिपेंडेंट है ना, तो पैकेजिंग भी फिक्स में ही जाएगा। दो इंडिपेंडेंट से एक डिपेंडेंट। दो हाँ हाँ इंडिपेंडेंट। तो हम किस में कैसे करें, पैकेजिंग को कहाँ ले जाए। सर फिक्स में ही कर दीजिए। हाँ फिक्स्ड में ही करना है, यहाँ रैंडम का रोल ही नहीं है। अच्छा सागर आप ये बताओ, पैकेजिंग को रैंडम में अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर इसको रैंडम में कर दें हाँ अगर तो सर जैसे सर पीछे पैकेजिंग को सर हमने रैंडम में कर दें। सर अगर जैसे हमने सर पीछे सर मैगजीन का इफेक्ट देखा था, मैगजीन मैगजीन का सब सेम यहाँ पर भी सर वैसे चलेगा। हाँ तो मैगजीन को ये अगर नीचे ले डिजाइन आते हैं चेंज हो तो जाएगी वहां पे डिजाइन क्या बोलेंगे फिर। सर वहां पर तो वो तो आरबी थी और यहाँ पर ये शायद से इसका इसमें सर पैकेजिंग के लेवल ज्यादा है। मतलब इस डिजाइन का क्या नाम है और उस डिजाइन का क्या नाम था। जहां पे रैंडम में इंसर्ट होता है उस डिजाइन को क्या बोलते हैं, और जहां पे फिक्स्ड फैक्टर में इंसर्ट हो उस डिजाइन को क्या बोलेंगे। सर जिसमें रैंडम में हो सर रैंडम रैंडम ब्लॉक वेरिएबल ऐसी कुछ सर नाम था सर उसका। रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, आरबी रैंडमाइज डिजाइन। ब्लॉक डिजाइन, आरबी डिजाइन। और ये और ये फुल फैक्टोरियल ये डिजाइन। फुल फैक्टोरियल। ये फुल फैक्टोरियल डिजाइन है। अगर यहाँ पे केवल एक वेरिएबल का यूज करें, केवल प्राइस एंड सेल्स का, तो ये कौन सा डिजाइन है। सर फिर ये कंप्लीटली रैंडमाइज। हाँ हाँ सीआर डिजाइन है ये, सीआर हाँ सीआर कंप्लीटली डिजाइन। रैंडमाइज डिजाइन है। हम्म आप समझ में आ गया होगा आई थिंक। हाँ सर आ हाँ गया सर। सर। ये हमें लिखना होता है, बताना होता है कि एनोवा में हम कौन सी डिजाइन का यूज कर रहे हैं। सर आज लिख ही तो रहे हैं सही से, तभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। सीआर डिजाइन कब होगा, यहीं पे हम चेंज कर रहे हैं वेरिएबल को, बस इधर उधर कर रहे हैं। तो एक बार सीआर बन जा रहा है, एक बार एफएफ बन जा रहा है, एक बार रैंडमाइज ब्लॉक क्रिएट हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है। यस सर। आपको जो जो डिजाइन यूज करना होगा उसके बारे में मेथोडोलॉजी में बताना होगा। ओके। मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि नहीं, बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी हाँ एनालिसिस। अपनी रिसर्च की डिजाइन बताना और हमने किस किस मेथड का यूज किया और कैसे यूज किया है, क्या हाँ क्या तो वेरिएबल्स लिए। केवल एनोवा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 99.9% एनोवा लगा तो लेते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आपकी डिजाइन कौन सी है तो नहीं बता पाएंगे। यस सर। अब आप बता लोगे किसी को भी डिजाइन। यस सर। वन इंडिपेंडेंट वन डिपेंडेंट कौन सा डिजाइन है। सीआर। हाँ वन इंडिपेंडेंट टू, वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट। वन इंडिपेंडेंट और टू। नहीं 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 सर वन इंडिपेंडेंट और वन एक मिनट बिटवीन। एक मिनट। वन डिपेंडेंट है और थ्री इंडिपेंडेंट है। सर वो फुल फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ वो फुल फैक्टोरियल है। वन इंडिपेंडेंट है, टू इंडिपेंडेंट है और एक ब्लॉक है। तो रैंडमाइज। रैंडमाइज पूरा नाम बताओ। लेट रैंडमाइज ब्लॉक। हाँ रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ब्लॉक डिजाइन। वन डिपेंडेंट
two independent two blocks. लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन। अब क्लियर हुआ, मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। प्लॉट्स में क्या करें, पहले पैकेजिंग को भी इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फुल फैक्टोरियल। फुल फैक्टोरियल। प्लॉट्स में हम दोनों प्लॉट्स बनाएंगे, प्राइस का भी और पैकेजिंग का भी। ये आउटपुट को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ क्लियर दिखेगा। हाँ अब बताओ, प्राइस का एक रो है हमारे सामने, एक पैकेजिंग का रो है हमारे सामने, और एक रो है प्राइस एंड पैकेजिंग का। 3 रोज हैं। ये पहली हाइपोथेसिस थी, ये क्या हो रही है, रिजेक्ट। ये दूसरी हाइपोथेसिस है, ये क्या हो रही है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। ये तीसरी हाइपोथेसिस है, ये क्या हो रही है, ये भी एक्सेप्ट हो रही है। ये accept। अब बताओ 3 हाइपोथेसिस का रिजल्ट बताओ, क्या बोले, क्या कंक्लूजन दें। पहले हाइपोथेसिस बताओ, फिर कंक्लूजन बताओ। पहली हाइपोथेसिस क्या होगी इसकी, there is no effect of price on sales, पहली हाइपोथेसिस। दूसरी हाइपोथेसिस क्या है, There is no effect of price packaging on sales. और तीसरी हाइपोथेसिस क्या है, There is no combined effect Effect of of price and packaging. प्राइस एंड पैकेजिंग Packaging on seats. ऑन सेल्स। तो तीनों हाइपोथेसिस में कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन ये निकलेगा कि प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा है और पैकेजिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 1 मिनट जरा हम म्यूट कर रहे हैं।
हाँ हेलो। यस सर। हेलो। हाँ हाँ, आप बताइए। 3 हाइपोथेसिस है, तीनों का रिजल्ट है सामने, और क्या कंक्लूजन करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे इसके लिए? तो इसमें प्राइस का इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है सेल्स पे, लेकिन हाँ पैकेजिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ, पैकेजिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और प्राइस और पैकेजिंग को अगर एक साथ हम देखना चाहें, कंबाइंड इफेक्ट दोनों का, तो सर उसका भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, यस सर। और हमारे सामने वो कस्टमर्स हैं, तो तो कस्टमर उनकी यस सर। कस्टमर क्या क्या पसंद कर रहा है, क्या लाइक कर रहा है, उसकी एक इमेजिनेशन फिल्म बनाओ आप। सर ये जो है प्राइस का उसके ऊपर इफेक्ट तो पड़ रहा है, लेकिन आप पैकेजिंग जो कर रहे हैं तो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। पैकेजिंग आप कोई भी कलर यूज करो, कलर से उसको कोई वो नहीं है। लेकिन इसमें प्राइस और पैकेजिंग दोनों का मिला करके देख रहे हैं तो भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो आपके प्राइस में या तो वो किसी पर्टिकुलर प्राइस का इफेक्ट पड़ रहा हो कि कम प्राइस वाला वो ज्यादा ले रहा हो और अच्छा, ये जैसे मतलब। आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, हम्म, तो पैकेजिंग संभाल के रखते हो कि उसको तुरंत डस्टबिन में डाल देते हो? सर उसको डस्टबिन में डाल देते क्या आपने पैकेजिंग को खरीदा था, उसके लिए पैसे पे किए थे पैकेजिंग के लिए? हैं। नो सर, तो प्रोडक्ट वो के लिए किया था। है, प्रोडक्ट के लिए किया था। वो तो प्रोडक्ट में उसमें पैक करके दे दिया, क्या फर्क पड़ा, लेकिन हमें मतलब किस चीज का था, हमें तो उस प्रोडक्ट, पैकेजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट था, हम्म। वो कितना वैल्यू फॉर मनी है हमारे लिए। यस सर। तो ये शो हो रहा है यहाँ पे इस केस से कि कंपनीज को क्या करना चाहिए, प्राइस भी रिजनेबल रखना चाहिए किसी चीज का, किसी हम्म। प्रोडक्ट की सेल्स के सफलता के लिए। यस। केवल हम पैकेजिंग को कंसिडर नहीं कर सकते 100% की बहुत शानदार पैकेजिंग बना दी और प्राइस को कंसिडर नहीं किया तो वो चल जाएगा प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैंने केस यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपसे। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट, अगर आप इंडस्ट्री चेंज करो, ये वेरिएबल चेंज करो, तो आप समझ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कैसे तीनों डिजाइन को बनाना है हमें। यस सर। मतलब ये 4 टाइप्स की जो डिजाइन है हमें प्ले करना है। हम्म। तो आप अपने रिसर्च पेपर में जो आप इस पे असाइनमेंट क्रिएट करोगे, हम्म। अभी इस पे तो असाइनमेंट बना नहीं आपका, नो सर। तो इस पे आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है। अभी आपने मैनुअल कैलकुलेशन तो किया था पिछले वाले असाइनमेंट में? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है कैसी पीछे? हाँ, मैनुअल कैलकुलेशन जो आपने किया था, उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स, मीन स्क्वायर, डी एफ एफ, कैलकुलेटेड वैल्यू, इन सब का मतलब समझा था। यस। यहाँ पे आपको ये समझ में आया है कि जो हमारा एसपीएस सॉफ्टवेयर है वो इमीडिएट कैलकुलेट करके सारी चीजें निकाल दिया 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। हम्म। और हमें सिर्फ किस वैल्यू को कंसीडर करना है, लास्ट कॉलम की वैल्यू को कंसीडर करना है। यस सर। और यहाँ पे हमें लिखना होता है एक्सेप्ट रिजेक्ट के साथ सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ रिजेक्ट वाली की जगह हम क्या लिखें, सिग्निफिकेंट लिखें कि इनसिग्निफिकेंट लिखें? एक्सेप्ट की जगह क्या लिखें? इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। मतलब 0.00 है तो रिजेक्ट है, सिग्निफिकेंट है। 0.05 से ज्यादा है तो एक्सेप्ट है, इनसिग्निफिकेंट है। क्लियर हो रहा है? यस सर। वैसे इसको करना तो चाहिए, एक अलग से यहाँ पे एक रो ऐड की जाती है, रो नहीं, कॉलम। और यहाँ पे इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे। सही तरीका ये है।
ऐसे आपने कहीं किया था या किसी रिसर्च पेपर में आपने देखा था इस तरह से? अच्छा, ये लास्ट वाला जो कॉलम हमने ऐड किया, इससे क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अगर इस कॉलम को हम हटा दें तो क्लियरिटी थोड़ी कम हो जा रही है, क्योंकि ये वैल्यू तो किसी को समझ में आती ही नहीं है जनरली। जैसे अगर किसी को एसपीएसएस नहीं मालूम है, नोवा नहीं पता, तो ये तो समझ ही नहीं पाता क्या लिखा है यहाँ तक। यस। केवल वो लास्ट कॉलम से लेमैन भी समझ सकता है। और रिजेक्ट क्या करना है हमें? कितनी हाइपोथेसिस यहाँ पे क्रिएटेड थी? अगर हम इसका नाम देते हैं H1, H02, इसका नाम देते हैं H03, 3 हाइपोथेसिस यहाँ बन गई। तो वहाँ 3 हाइपोथेसिस हमने क्रिएट की थी। 2 मेन इफेक्ट की बनाई थी और एक इंटरेक्शन इफेक्ट की बनाई थी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस। जरा हाइपोथेसिस को जरा फिर से देख ले समझने के लिए। हाँ, इसको नंबर क्या देना चाहिए था हमें? 1, इसको नंबर देना चाहिए था 2, इसको नंबर देना चाहिए 2, इसको देना चाहिए था 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। पहली वाली क्या हो रही थी? फर्स्ट वाली क्या हुई थी? रिजेक्ट। हाँ, तो इसको हम रिजेक्ट जो होती है उसको ग्रीन कलर से हम शो करते हैं जनरली। और ये दोनों क्या हुई थी? एक्सेप्ट। तो इसको रेड कलर से शो करते हैं। जैसे हम जब भी कभी आपको आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है? रिजेक्ट। हाँ, और रेड कलर का मतलब क्या है? एक्सेप्ट। ये इस केवल समझाने के लिए है, ऐसा नहीं कि हम रिसर्च पेपर में ऐसा कलर बना के भेज देंगे वहां पे। ये सिर्फ आपके हमारे समझने के लिए है, ओके सर। तो दैट क्लास का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो कि आप जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो वो समझ में आना चाहिए। यस। अदरवाइज 99% केसेस में जो होती है, एसपीएसएस की क्लास होने के बाद भी कुछ समझ में लोगों को नहीं आता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? नो सर। आपको क्लियर है? नो सर। जैसे वर्कशॉप भी करते हैं जो बच्चे, अगर वो 1 हफ्ते की भी वर्कशॉप चले या 15 दिन की भी वर्कशॉप चले तो भी नहीं समझ में आता है। क्यों? बता सकते हो आप क्यों नहीं उसका इफेक्टिव पता चलता है लोगों को? क्यों नहीं उसको बेनिफिट होता है? क्या रीजन है? सर यहाँ तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो इसलिए हम पढ़ के और फिर उससे भी बहुत सी चीजें समझ में आती हैं। न सर, हम असाइनमेंट कर रहे हैं सर, हम लोग थोड़ा सा उससे और ज्यादा क्लियर होगा। असाइनमेंट भी करनी चाहिए। यस सर। हाँ, असाइनमेंट का क्योंकि सबसे बड़ा एक रोल है असाइनमेंट का क्योंकि कि, सर और क्लास यहाँ पे लेना। हम, और हाँ सर एक, बीच बीच में बेसिक्स भी कभी कभी जैसे क्लियर नहीं होते कि किस कोई चीज क्यों हो रही है। अगर ये भी क्लियर हो जाती है ना तो भी तो फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कोई चीज आती है तो वो ज्यादा दिन तक सस्टेन रहती है। हाँ वो सर ज्यादा आप दिन बेसिक तक। ही पढ़ा है, आप टाइम नहीं देखते हैं, आप बस बेसिक्स अगर नहीं आ रहा तो बेसिक भी समझा देते हैं। आप ये नहीं हाँ, देखते हैं कि टाइम कम है या वो है। नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जितना पढ़ाई करें वो 100% क्लियर हो। यस। जब तक ये फंडामेंटल यहाँ से क्लियर नहीं होगा ना, हम आगे के क्लासेस में जो फर्दर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं वो नहीं समझ में आएंगी। यस सर। तो अब एनी क्वेश्चन? यहाँ पे आपको क्या असाइनमेंट क्रिएट करना होगा अब? चारों डिजाइन। हाँ, चारों डिजाइन का यूज करके प्ले करना है इसको आपको, मतलब समझ में आना चाहिए कि 4 डिजाइन कैसी होती है। यस। तो उस पे आपके 4 केसेस क्रिएट हो सकते हैं। मतलब एक असाइनमेंट के अंदर 4 असाइनमेंट है ये। और अगर यस। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो ये वाला केस भी ले सकते हैं। इफ देयर आर मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लाइक 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल,
अच्छा, अभी तक हम लोगों ने वन डिपेंडेंट की बात की, अगर दो डिपेंडेंट हो जाए तो उसका नाम क्या होता है? दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाए, यह दिख रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखा हुआ है, यस सर। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम सुना है कभी, दो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला केस? सर लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। नहीं, अभी उतना सही नहीं पहुंचे। और सोच के देखो थोड़ा सा, कभी एक नया वर्ड आपके सामने आया तो था पहले, लेकिन आप भूल रहे हो, अभी इस समय याद नहीं आ रहा है। सर मल्टीवेरिएट एनालिसिस। हाँ, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? उसका एब्रिविएशन क्या होता है? सर जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की स्टडी होती है तो। हाँ, तो उसको मल्टीवेरिएट बोलते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? किसी को नहीं याद आ रहा है? बहुत कॉमन है। सर एनोवा मल्टीपल। एनोवा हमने सुना है, उसी के जैसे कोई और नाम नहीं सुना है एनोवा की जैसे? सर एनकोवा। हैं? एनकोवा। हाँ, एनकोवा भी सुना है। उसके अलावा टू वे एनोवा। टू वे एनोवा, ठीक है। मनकोवा और मनकोवा मनोवा। मनोवा, MONAVA, मनोवा, जैसे एनोवा होता है, एनकोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, जो सबसे लास्ट वाला कोवेरिएंस दिख रहा है, यस यस। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल्स दिख रहा है, फिक्स्ड फैक्टर दिख रहा है, कोवेरिएंस दिख रहा है। कोवेरिएंस में एनकोवा हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कई बढ़ जाएंगे तो मनोवा हो जाएगा। हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अलग अलग नाम होते हैं ना, मनोवा, एनोवा, एनकोवा। यस यस, सुना था कि नहीं ये सब नाम? सुने हैं सर, सुने। यस सर। मनोवा को क्या स्पेल करते हैं? मनोवा को मतलब मनोवा कैसे लिखते हैं? MANOVA। हैं? हाँ MANOVA। हाँ, और एनोवा को कैसे लिखते हैं? अनोवा। हाँ ANOVA। हाँ, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे होगा? एन से क्या हो गया? ANO। एनालिसिस। हाँ, एनालिसिस ऑफ एनालिसिस, वेरिएंस। एन से एनालिसिस हो गया। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मनोवा का हाँ, मतलब है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मल्टीवेरिएट ऑफ वेरिएंस। हाँ, मनोवा से क्या हो गया? मल्टीवेरिएट ऑफ वेरिएंस। हाँ, और एनकोवा से क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ सर कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। हाँ, तीनों का बॉक्स समझ में आ रहा है? तीन बैक बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, फिक्स फैक्टर, कोवेरिएंट, दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर, यस सर। अगर सर ये फिक्स फैक्टर से ज्यादा होंगे तो फिर हो जाएगा फुल फैक्टोरियल डिजाइन। हाँ हाँ, अगर फिक्स फैक्टर हमारे ज्यादा होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ज्यादा केसेस क्रिएट किए जा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनाई जा सकती है। यस। लेकिन अभी हम उतना कॉम्प्लिकेटेड में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ पहले, क्योंकि फंडामेंटल अगर क्लियर है किसी को, अगर आपको 4 टाइप्स की डिजाइन क्लियर है तो ये सब चीजें बहुत आसान है। आगे के जो जितने भी चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, राइट राइट सर। ये तो 1 सेकंड का सर काम है। एनकोवा का फुल फॉर्म क्या बताया? आप खुद बनाओ। एनकोवा, एनालिसिस ऑफ अच्छा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस। ओके। मनोवा मल्टीवेरिएट ऑफ वेरिएंस।
ऑफ एनालिसिस। हम्म मल्टीवेरिएट मींस डिपेंडेंट कई हो जाते हैं, और यूनिवेरिएट में क्या होता है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए यहाँ पे एस नहीं लिखा हुआ, बहुत ध्यान से आप विंडो देखना। डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या लिखा है? वेरिएबल लिखा है। यस सर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। इसी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास डिपेंडेंट एक है केवल सेल्स, दो डिपेंडेंट अगर हम केस डिस्कस करेंगे तो फिर मल्टीवेरिएट आ जाएगा। क्लियर? ओके सर, ओके। तो अब आज आपने टी टेस्ट डिस्कस किया है और एनोवा डिस्कस किया है, जनरल लीनियर मॉडल डिस्कस किया। कितने टेस्ट आपने डिस्कस किया अब तक? अभी तक सर सारी क्लासों में? हाँ, मतलब सब पूरे क्लास में। क्लासेस में अभी तक आपने कौन कौन से टेस्ट डिस्कस किए? टी टेस्ट कितने टाइप्स के डिस्कस किए? 3 टाइप के। 3 टाइप के, कौन कौन से नाम बता दो। सर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेड सैंपल टी टेस्ट और एक वन सैंपल टी टेस्ट। हाँ, 1 सैंपल टी टेस्ट। और एनोवा में कितने डिस्कस हो गए? अच्छा, एक मिनट टी टेस्ट का जो 4। नॉन पैरामेट्रिक में भी तो डिस्कस हमने किया था। यस सर क्रुस्कल वैली टेस्ट। हाँ, वो क्रूशियल कौन वैली कौन टेस्ट था? पूछता हूँ। क्या नाम था उसका? एक ही था। मैन विटनी एंड मैन विटनी एंड क्रूशियल वैली टेस्ट। नहीं, कुरस्कल नहीं था, विल्कॉक्सन था। विल्कॉक्स। अब हम लोग एनोवा में 4 तरह के डिजाइन पढ़ लिए, कौन कौन से? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड। हाँ और एक आपका था रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, लैटिस हाँ डिजाइन और फुल टेबल डिजाइन। हाँ। और अब इसी का सब्स्टिट्यूट हम जाएंगे नॉन पैरामेट्रिक में नेक्स्ट क्लास में, कुरस्कल वैलीज एंड फ्रीडमैन। अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं होगा यस सर। तो हम ये एनोवा मनोवा कुछ भी नहीं लगा सकते, हमको सीधे वहां जाना पड़ेगा, कुरस्कल वैलीज एंड फ्रीडमैन। क्लियर हो रही कि नहीं मेरी बात? यस सर। तो हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्रुस्कल वैली एंड फ्रीडमैन टेस्ट। आपकी क्लास जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी वो यहां से शुरू होगी। केस 4 विल बी डिस्कस आफ्टर एनोवा सीआर आरबी एलएस एफएफ जनरल लीनियर मॉडल के बाद ये के इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं इन प्लेस ऑफ एनोवा। इसकी फाइल आपके पास है? नॉन पैरामेट्रिक वाली जो फाइल हमने भेजी थी पहले, ये वाली। ये वाली फाइल सबके पास है? ये फाइल है सबके पास? यस सर। हाँ, तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनोवा का रिप्लेसमेंट है। अगर हमारा डेटा कैसा है? नॉट नॉर्मल। सर नॉट नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल है तो एनोवा, नॉर्मल नहीं है तो कुरस्कल। नहीं है तो वैली। अगर हमारा डेटा नॉर्मल है तो इंडिपेंडेंट एंड पेयर टी टेस्ट। अगर हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है तो मैन विटनी एंड मैन विटनी विल्कॉक्सन। ये दिमाग में क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये दोनों बातें जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। क्योंकि Yes, ये sir. जो दो डिवीजन करना है ना हमें, नॉर्मलिटी और नॉट नॉर्मल का, यस सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो इस सबको खत्म करने के बाद फिर नॉर्मलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे नए सिरे से। ओके सर। ओके सर। मेरी बात क्लियर हो रही? वे ऑफ स्टाइल समझ में आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर क्या बिल्कुल। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इंडिपेंडेंट पेयर्ड डिस्कस किया। यस सर।
फिर उसका Yes, sir. सब्स्टिट्यूट डिस्कस किया, नॉट नॉर्मल वाला। Yes, sir. अभी हम लोगों ने क्या किया, एनोवा डिस्कस कर लिए, अब इसका सब्स्टिट्यूट डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वाली क्लास में। तो अब हम क्लास ओवर करते हैं आज वाली। अगर आपको कुछ पूछना 5 मिनट के अंदर टाइम है आपके पास, पूछ सकते हो। सर आप अपनी पीडीएफ वर्ड शेयर कर, हैं? हेलो, सर अपनी वर्ड फाइल शेयर कर देंगे आप ग्रुप में? अभी वर्ड फाइल अभी नहीं सेंड करेंगे सर आप अभी, अपनी क्योंकि वर्ड फाइल शेयर कर देंगे? नहीं अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कई करेक्शन रिक्वायर्ड है अभी, क्योंकि उसमें कई चीजें गलत हमने लिखी है ना। ओके सर, ओके। हाँ, जब असाइनमेंट आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे ठीक ठीक। तो उस असाइनमेंट को हम हर टॉपिक के लास्ट में ऐड करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यस सर, यस। जिसने भी केसेस क्रिएट किया बनाया है, हर टॉपिक के लास्ट में हम उसको ऐड करेंगे ओके सर। इसी फाइल में जो जिस पे आप डिस्कस कर रहे हो। हाँ, फिर वो फाइल आपको मिलेगी। ओके सर। हाँ, वो कंबाइंड एक बुक के फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। ओके सर। उसका पब्लिकेशन भी हम लोग चाहे तो करा सकते हैं फ्यूचर में, रिफाइन करके। क्लियर? यस सर। हाँ, तो इसको हम आज क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक थैंक यू। यू, Okay. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।